जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, तो हमारे जब जिस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है रीट के एग्ज़ाम में या अन्य किसी एग्ज़ाम में जहाँ पे हमारे हिंदी संस्कृत से रिलेटेड कोई शब्द आते हैं या कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें इस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे मान लो कै तो स्वर है, कै तो व्यंजन है और ए क्या है, स्वर है, और कै और ए मिलकर के क्या बन गया, कै। ऐसे कै और ई मिलकर के क्या बन गई, छोटी की। कै और ऊ मिलकर के क्या बन गया, छोटा कू। तो ये ठीक जिस तरह से हमारे 12 खड़ी जो होती है ना, कै और री मिलकर के क्या बन गया, क्री बन गया। लै और री मिलकर के क्या बन गया, क्लीर बन गया। कै और आई बन करके कई बन गया। कै और ओ कऊ बन गया। कै और आ मिलकर के क्या बन गया, का बन गया। कै और ई बड़ी की। कै और ऊ बड़ा कू। कै और री बड़ी री। कै और ए के। कै और ओ कऊ बन गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला नहीं जाता है। यदि बिना स्वर के हम व्यंजन को बोलते हैं तो हम उसको आधा अक्षर बोलते हैं। तो व्यंजन को पूरा होने के लिए स्वर का मिलना आवश्यक है। इसी प्रकार सभी व्यंजन वर्ण में सभी स्वरों का संयोग होता है। किसी भी व्यंजन वर्ण में हम स्वर का संयोग कर सकते हैं, संयुक्त वर्ण। दो व्यंजन मिलकर के संयुक्त वर्ण बनते हैं। जैसे संयुक्त वर्ण क्या क्या होते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि संयुक्त वर्ण कौन सा है। जैसे कै और शय मिलकर के क्या बन गया, शय बन गया। द और य मिलकर के क्या बन गया, ध्य बन गया। तय और रै त्रय बन गया। स और रै श्रय बन गया। जय और ये गय बन गया। पै और रै प्रय बन गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण कहेंगे। द और वै द्वय बन गया। द और ध ध्य बन गया। श और रै श्रय बन गया। ठीक है, इस तरह से श और ए शय बन गया। तो हम इसी प्रकार से ये देखिए कि जहाँ पर दो व्यंजन मिलते हैं उन्हें हम दो व्यंजन मिलकर के संयुक्त वर्ण बनाते हैं। तो दो व्यंजन अगर एक साथ अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, तो ये दो व्यंजन जहाँ पे मिल रहे हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब देखिए हलंत, देखिए जिन शब्दों के अंत में हल हो उसे हलंत कहते हैं। अर्थात जैसे यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। देवम, तो देवम के में क्या है, हलंत है। शब्द क्या है, हलंत है। इसका चिन्ह, हलंत का चिन्ह कैसे होता है, ये लगा देखो मैं के नीचे, ये हलंत का चिन्ह होता है। तिरछी रेखा के रूप में वर्णों के नीचे लगाया जाता है तथा शुद्ध अथवा हल व्यंजनों के नीचे ही हलंत लगाया जाता है। जैसे ख, प, ग। इसका उच्चारण है के समान होता है तथा वर्णों में स्वर मिलने के बाद इसका लोप हो जाता है। ख और ए, तो पूरा क्या हो गया, ख, प, ग। ठीक है, हलंत के बाद में शब्द कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। अब नेक्स्ट अपने पास आते हैं वर्ण विन्यास। शब्द जिन अक्षरों से बना हो उन सबको अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास है अथवा वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात जैसे मान लो अपने पास मुनि शब्द है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, मैं में से हमने क्या निकाल लिया, स्वर निकाल लिया, ऊ की मात्रा निकाल ली। न में से हमने छोटी ई की मात्रा निकाल ली। तो क्या बन गया, ये वर्ण विन्यास हो गया। मतलब इसके शब्द वर्ण के क्या हो गए, टुकड़े हो गए। शब्दों के क्या हो गए, टुकड़े हो गए। ऐसे पित्र में प है, छोटी ई की मात्रा है, त है और री है। ठीक है, राजन में भी र है, आ है, ज है, ए है और न है। बालय में भी ब आ गया, हलंत लग गया, आ की मात्रा आ गई, ल और ए आ गया। छात्रा में भी छ, आ, त, र और आ गया। अश्व में से भी ए, श, व और ए आ गया। कपोत में क, ए, प, ओ, त और ए। ऐसी वानर में व और आ की मात्रा, न और ए, र और ह आ गया। उष्ट्र में भी उ, श, ट, र और ए आ गया। सूर्य में स, उ, र, य और ए आ गया। मयूर में भी मैं, ए, य, उ और र और ए आ गया। पीकह में भी प, छोटी ई, क और ए आ गया। मीने में भी मैं, बड़ी ई, न और ए आ गया। काके में भी क,
आ, कै और ए आ गया। पादह में भी पै, आ, द और एह आ गया। वानरम में भी क्या आ गया, वै, ए, न, ए और मैं आ गया। ऐसे ही षटकम में भी। तो इस प्रकार से हम शब्दों के क्या कर लेते हैं, टुकड़े जब कर लेते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, वर्ण विन्यास। इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण विन्यास। तो इसी प्रकार से हमारे पास में शब्द आएगा कहाँ पे, हमारे पास में एग्जाम में कोई शब्द आएगा, उस शब्द को यदि हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ण विन्यास किसे कहते हैं, अर्थात अक्षरों के टुकड़े करना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में आगे एक प्रश्न बनता है, वर्ण संयोग, वर्ण संयोजनम। एक शब्द क्या बनता है हमारे पास, वर्ण संयोजनम। शब्द जिन अक्षरों से बना होता है उन सभी वर्णों को मिलाकर एक वर्ण के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। मतलब हम सारे शब्दों को एक साथ जोड़ दें, जैसे श पर बड़ी की मात्रा लगी शी, ल पर आ की मात्रा आ, तो क्या बन गया, शीला। क्या बन गया, शीला। ऐसे ही जय, आ की मात्रा जा, है, न, अ, व और ई, तो क्या बन गया, जाह्नवी। ऐसे ही ए, क, आ, मैं, क, श, आ, तो क्या बन गया, आकांक्षा। क और श मिलकर के श बन गया। ऐसे ही ख, ए, ल, व, आ, ट, ए, तो क्या बन गया, खलवाट है। तो इस तरह से हमारे पास में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से शब्द दे दिए जाएंगे, शीला है, जाह्नवी है, आकांक्षा है, खलवट है, विडाल है, मही, वल्लरी, कुछ भी शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द को हमको क्या कहेगा कि क्या करो, वर्ण संयोजन करो। अर्थात इन शब्दों को देख करके हमसे करवाएगा वर्ण विन्यास, और इस प्रकार से विन्यास करने के बाद में हमको कहेगा कि वर्ण संयोजन करो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्ण संयोजन बोलेंगे। इस तरह से हमसे ये इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है परीक्षा में, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्णों के उच्चारण स्थान, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान करते समय जिन वर्णों को मुख के जिस अव्यय की सहायता से बोला जाता है उस वर्ण का उच्चारण उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तथा मुख में अनेक अव्यय होते हैं, जैसे कंठ मतलब हमारा गला, तालु गले से ऊपर वाली थोड़ी जगह, मूर्धा दांतों के पीछे वाली जगह, दंतय दांत, नासिका नाक से आने वाली आवाज़, ओष्ठ है होठों से आने वाली आवाज़। इसी के आधार पर वर्णों के उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्न रूप से किया गया है। जैसे वर्ण, अब वर्ण कौन कौन है, ए, आ, क, ख, ग, घ, ड, है तथा विसर्ग, ये उच्चारण स्थान क्या कहलाते हैं, कंठ। अब देखो आवाज़, देखो गले से आएगी ए, जीभ कहीं नहीं टकराएगी, सीधी गले से आवाज़ बाहर निकलेगी। आ, क, ख, ग, घ, ड और है और विसर्ग। ठीक है। ऐसे ही ईचू यशा नाम, अगर हम सूत्र से लेते थे ईचू यशा नाम अर्थात तालु, तो ई, च, छ, ज, झ, ये और श, ये सब क्या हैं, तालु से निकलने वाली ध्वनि है। ऐसे ही मूर्धा, क्री, क्र, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श और फ, ये सब कहाँ से निकलते हैं, मूर्धा से। इसके बाद में री, त, थ, द, ध, न, ल और स, ये उच्चारण स्थान हमारे दंत से, जब भी हमारी जीभ किससे टकराएगी, हमारी दांतों से टकराएगी, तो वहाँ पर ये दंत हो जाएंगे। और अब देखो, अब केवल होठ ही काम करेंगे, ऊ, प, फ, ब, भ, म और उपध्मानी है, ये हमारे होठ होते हैं। ठीक है। और इसी के साथ ही अगला है ए और ए, उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से आती है। ओ और ओ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। और ऐसे ही यम गणनम, इनकी आवाज़ें केवल हमारी नाक से ही आते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होती है और ये जीहा मूलनीय चिन्ह है। और इनका उच्चारण स्थान जीहा का मूल होता है, अर्थात जीहा से इनका उच्चारण स्थान होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज हमने उच्चारण स्थान और वर्ण विन्यास तथा वर्ण संयोजनम इत्यादि का विस्तार से अध्ययन
किया है। नमस्कार।